क्या है चारधाम यात्रा की अव्यवस्था का पूरा सच? पूरे राज्य की सुविधाएं चारधाम में लगाने के बाद भी क्यों आ रही हैं शिकायतें? क्या चारधाम यात्रा के शोर में पहाड़ के सारे दुख और दर्द दब गए हैं? और उत्तराखंड भाजपा सरकार विपक्ष की निंदा भी क्यों अब आम आदमी के टैक्स के पैसों से करना चाहती है? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और वीकली खबर बात के आज के एपिसोड में समझते हैं जन सरोकारों से जुड़ी हफ्ते भर की खबर बात। पिछले 2 हफ्तों की तरह इस हफ्ते भी राज्य में ईंधन और सिलेंडर की मारामारी से जुड़ी खबरें अखबारों में छाई रही। जाहिर है, जैसा हर समस्या के साथ होता है, यहाँ भी पर्वतीय जिलों में ही ये किल्लत ज़्यादा देखने को मिली। पिछले 2 हफ्तों की तरह इस हफ्ते भी मानव वन्यजीव संघर्ष की खबरें भी आई। तराई से लगे भीमताल के इलाके में गुलदार इस महीने 3 लोगों को निवाला बना चुका है। पौड़ी जिले में भी गुलदार ने एक महिला को मार डाला है। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पौड़ी में पिछले 5 महीनों में गुलदार के हमले में मारी जाने वाली ये 5वीं घटना है। चंपावत के बाराकोट में बच्चे गुलदार के खौफ की वजह से अपने अभिभावकों के साथ स्कूल जा रहे हैं। इसके अलावा हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी डंडी कंडी में मरीज के अस्पताल जाने की खबर बनी हुई है। अस्पताल के हाल पहाड़ में अभी भी खराब हैं। पौड़ी हो या अल्मोड़ा, दोनों के बेस अस्पताल से मरीजों के परेशान होने की खबरें ही आ रही हैं। अब ये तो हो गई वो रूटीन खबरें जो 12 महीने आते रहती हैं, जो साल भर आप सुनते भी हैं। अब क्योंकि मौसम ने मिजाज बदला है और गर्मी दिखाई है, तो ये भी पहाड़ के लोगों के लिए समस्या ही लेकर आई है। अभी गर्मी पूरी तरीके से आई नहीं है, लेकिन ऊर्जा प्रदेश का नारा सुनने वाली हमारी जनता बिजली की कटौती झेलने की आदत डालने को मजबूर है। बीते शुक्रवार राज्य में करीब 4.5 करोड़ यूनिट की बिजली की मांग थी, लेकिन यूपीसीएल के पास 30 लाख यूनिट से ज्यादा की बिजली की कमी रही। बिजली की मांग पूरी करने के लिए कटौती की गई, तो पहली कटौती हुई ग्रामीण इलाकों में और दूसरी छोटे शहरों में। ऐसा नहीं है कि गर्मी ने केवल बिजली के सिस्टम की ही पोल खोली है, राज्य में पानी की स्थिति भी लगभग खराब ही है। पूरे राज्य से पानी की कमी की खबरें आने लगी हैं। ये कमी कस्बे या शहरों में ही नहीं, बल्कि अब ये खबरें गांव से भी आने लगी हैं। राज्य की पेयजल एजेंसियों ने खुद राज्य भर में 1000 से ज़्यादा इलाके ऐसे चिन्हित किए हैं जो पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। पेयजल का ये संकट सबसे ज़्यादा नैनीताल और देहरादून जिले में है। राज्य में पीने के पानी की व्यवस्था इस बात से समझिए कि पूरे राज्य के 191 स्कूल ऐसे हैं जो पेयजल की सुविधा से वंचित हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पर्वतीय जिले पिथौरागढ़ के स्कूल हैं। बढ़ती हुई गर्मी के बीच इस हफ्ते जंगल की आग की खबरें भी अब राज्य की रूटीन खबरों में शामिल हो चुकी हैं। राज्य भर में नवंबर 2025 से अब तक करीब 250 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य के 41 वन प्रभागों में 154 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान हुआ है। शनिवार को कुछ पर्वतीय इलाकों में बारिश होने से आग की लपटें कम हुई है। उत्तराखंड राज्य के लिए हर साल वनाग्नि चुनौती लेकर आती है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल मानसून से संबंधित अल नीनो को सुपर अल नीनो घोषित किया है। अल नीनो और ला नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले क्लाइमेट पैटर्न है। अल नीनो की स्थिति में भारतीय मानसून कमजोर होता है, यानी देश में कम बारिश होती है, और सुपर अल नीनो का मतलब हो गया है अब और ज्यादा सूखा पड़ना। अब इसके लिए हमारी सरकारें कितनी तैयार हैं, वो आप पिछले 1 हफ्ते में धधकते आसपास के अपने जंगलों को देखकर समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चारों ओर ऐसी मारामारी की खबरें हैं, तब हमारी सरकार और राजनेता क्या कर रहे होंगे। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस हफ्ते हमारे राज्य में सरकार चलाने वाली भाजपा की सरकार ही सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगी। वैसे पिछले हफ्ते जब संसद में परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिरने की खबर आई थी, तो हमने आपसे कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर भाजपा नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको सड़कों पर दिख जाएं। भाई, ट्रिपल इंजन का असर कहीं और दिखता हो या न दिखता हो, लेकिन भाजपा के विरोध प्रदर्शन में आपको ये तीनों स्तर पर देखने को मिलता है। अब उत्तराखंड भाजपा सरकार तो विपक्ष की निंदा भी आम आदमी के टैक्स के पैसों से करना चाहती है। इसके लिए वो विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला रही है। वैसे आपको ये फैक्ट जानना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड भाजपा के नेताओं पर लगे महिला उत्पीड़न के आरोप कांग्रेस से कई ज्यादा हैं। खैर, आखिर में बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, चारधाम यात्रा की। इस हफ्ते चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और चारधाम यात्रा शुरू होते ही सोशल मीडिया में युद्ध जैसी स्थिति हो चुकी है। एक पक्ष यात्रा के इंतजाम को बिल्कुल सही बताना चाहता है, तो दूसरा पक्ष सब कुछ खराब। पहले सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो आते हैं जो अलग अलग आरोप लगाते हैं, फिर सरकार के वीडियो आते हैं जो पुराने वीडियो को फर्जी साबित करने के लिए होते हैं। ये वीडियो अधिकतर केदारनाथ से जुड़े हैं। उत्तराखंड सरकार सभी आलोचनात्मक वीडियो को भ्रामक बताती है और कुछ वीडियो बनाने वालों पर एफआईआर भी दर्ज कर देती है। सरकार की सफाई और बदनामी के इस खेल में सबसे जरूरी सवाल पूरी तरीके से दब जाते हैं। जैसे पहला सवाल तो ये
कि केदारनाथ जैसे संवेदनशील इलाके में इस भीड़ की अधिकतम संख्या क्यों तय नहीं की जा रही है। एनजीटी में चारधाम की कैरिंग कैपेसिटी से जुड़े एक मामले में ये बात सामने आई कि केदारनाथ के लिए 13 अप्रैल 2023 के आदेश में निर्धारित 13,000 के आंकड़े को ही अनुमानित धारण क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर तीर्थयात्रियों की अधिकतम संख्या मान लिया जाए। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के पहले दिन लगभग 38,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, यानी तय धारण क्षमता से करीब 3 गुना ज्यादा। इस सवाल पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। सरकार अब भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन कराना ही चाहती है। अच्छा, अब सोशल मीडिया में फैले रायते को भी समझिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब इंफॉर्मेशन के सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। व्हाट्सएप तो अपने आप में पहले ही यूनिवर्सिटी घोषित की जा चुकी है। एक अध्ययन बताता है कि 14 से 24 साल की उम्र का भारतीय युवा न्यूज के लिए पूरी तरीके से इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। जाहिर है यहाँ कौन क्या बोल रहा है, वो कितना झूठ है और सच है, इसका कुछ पता नहीं। इसे थोड़ा आप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो से समझिए। पहली बानगी वीडियो देखकर लगता है कि स्थानीय दुकानदार ने बच्चे को पीटा, लेकिन बात का पूरा वीडियो देखने पर पता चलता है कि पूरा विवाद बच्चे के साथ आए आदमी की बदजुबानी से जुड़ा था। स्थिति ऐसी हो गई है कि काफिलटी खुद इस तरह के वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो सोशल मीडिया में चल रहे हैं। भीड़ में यात्रियों की इस बेहूदगी पर कहीं कोई सवाल नहीं है। जाहिर है जब आप अपनी क्षमता से ज़्यादा भीड़ जुटाएंगे तो तमाम इंतजामों के बाद भी सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियो वायरल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन यात्रियों से अपने कुल यात्रा खर्च का 5% लोकल पर खर्च करने का आग्रह कर रहे हैं, जबकि यात्री पानी की बोतल की पूरी कीमत चुकाने के लिए भी लड़ते नजर आ रहे हैं। अब ये यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाकी 4 आग्रहों में किसका पालन कर रहे होंगे, आप खुद ही समझिए। बाकी ये बात अब किसी से नहीं छुपी रही कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हेट और बैशिंग को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है। सोशल मीडिया कैसे जरूरी मुद्दों को डाइवर्ट करता है, उसे चारधाम से जुड़ी एक और खबर से समझने की कोशिश करते हैं। अचानक से एक आदमी सोशल मीडिया पर चारधाम हेली सेवा के टिकट ब्लैक होने की बात कहता है और वो मुद्दा बन जाता है। कुछ घंटों में सरकार टिकट बुकिंग के आंकड़े मीडिया में सार्वजनिक कर देती है, जिसमें टिकट ब्लैक होने जैसी कोई बात सतही तौर पर नजर नहीं आती है। इस बहस से हेली सेवा से पर्यावरण पर हो रहे प्रभाव से जुड़े प्रश्न डाइवर्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं पिछले सालों में गढ़वाल में कार्बन उत्सर्जन कितना बड़ा है? हमारी सरकार को ये भी नहीं पता है कि इतने सालों से चल रही हेली सेवा इस इलाके में रहने वाले वन्य जीवों को कैसे प्रभावित कर रही है। कुछ दिन पहले नेचर में अलकनंदा बेसिन में मौजूद हैंगिंग ग्लेशियर पर एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। हैंगिंग ग्लेशियर यानी पहाड़ों की एकदम खड़ी ढलान पर बर्फ की बहुत बड़े बड़े टुकड़े जो पहाड़ से चिपके हुए होते हैं। अब क्योंकि वो ढलान पर हवा में लटके से महसूस होते हैं, इसलिए इन्हें हैंगिंग ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ पिघल रही है और मुख्य ग्लेशियर से अपनी पकड़ खो रही है। जब इनकी पकड़ कमजोर होती है तो ये भयानक आवाज़ के साथ नीचे गिरते हैं, जिसे बर्फीला तूफान या एवलांच कहा जाता है। नेचर में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार अलकनंदा बेसिन में कुल 219 ऐसे हैंगिंग ग्लेशियर हैं। इनमें से लगभग 1/3 ग्लेशियर बेहद अस्थिर हालत में है, यानी जरा सी हलचल या मौसम में बदलाव उन्हें नीचे गिरा सकता है। इस बेसिन में बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल, शहर, सड़कें, ट्रैकिंग मार्ग और जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो ग्लेशियरों द्वारा पोषित घाटियों के करीब मौजूद है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे हम भी जिम्मेदार हैं? जाहिर है अगर कोई दुर्घटना घटेगी तो हम हमेशा की तरह इसे प्रकृति के खाते में डाल देंगे, लेकिन असल सच ये है कि ये सब कुछ हमारा ही करा धरा है। रिसर्च में जिस अंधाधुंध निर्माण को एक खतरा बताया जा रहा है उसे आप और हम सामान्य भाषा में विकास कहते हैं। साल 2000 में इन इलाकों के आसपास बस्तियों का क्षेत्रफल लगभग 8000 वर्ग मीटर था, जो 2030 तक बढ़कर 1.5 लाख वर्ग मीटर से ज़्यादा होने का अनुमान है। इसी दौर में इस इलाके में आबादी 400 से बढ़कर 8500 होने की बात शोध में भी कही गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हिमालय में हैंगिंग ग्लेशियरों की बड़े पैमाने पर निगरानी का अभाव है। समय है कि खतरनाक हैंगिंग ग्लेशियरों की पहचान की जाए और पूर्व चेतावनी वाला एक सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे भविष्य में जानमाल की हानि का खतरा कम हो सके। पर हमारा तो सारा ध्यान ही दिल्ली की विकास की परिभाषा पर हिमालय को विकसित करने पर है।